विजयनगर के न्यायप्रिय राजा विक्रम सिंह जब वृद्ध हो चले तो एक दिन अपने प्रिय राजकुमार वीर सिंह से आग्रह करते हुए कहा, पुत्र, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। राजकार्य से अब विश्राम लेना चाहता हूँ। समय की भी यही मांग है। अब तुम योग्य हो चुके हो, सो अब राज्य की बागडोर तुम संभालो। वीर सिंह ने हाथ जोड़ते हुए कहा, पिता महाराज, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं कुछ विशेष अनुभवों से गुजरना चाहता हूँ। मैं अन्य राज्यों के शासन व्यवस्था को नजदीक से देखना चाहता हूँ। इसलिए मुझे कम से कम 3-4 महीने की छुट्टी दे देते तो बड़ी कृपा होती। विक्रम सिंह ने बड़ी प्रसन्नता से अनुमति दे दी। वीर सिंह अपने प्रिय मित्र जय सिंह के साथ घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। संध्या होते होते प्रतापगढ़ राज्य में पहुंच गए। राजमहल से सटा हुआ एक विशाल सरोवर था। सरोवर के मेड़ पर एक भवन बना हुआ था जो खाली था। दोनों ने वहीं रात्रि विश्राम करने का निर्णय लिया। प्रातः काल जब बाल सूर्य की गुलाबी किरणें सरोवर पर पड़ी तो दृश्य अत्यंत मनोरम हो गया। कमल खिलने लगे। भंवर वृंद मधुर गुंजन के साथ गीत गुनगुनाने लगे। बतखों का समूह क्रीड़ा कल्लोल में व्यस्त था। हंसों के किंकार से सरोवर गुंजित हो रहा था। शीतल मंद सुगंधित पवन मन को आह्लादित कर रही थी। वीर सिंह और जय सिंह इस मनोरम दृश्य में खोए हुए थे कि सहसा एक सुंदर दृश्य देखकर दोनों मंत्रमुग्ध हो गए। सरोवर के दूसरे छोर में जहां मेड़ पर शिव मंदिर बना हुआ था, शिव मंदिर के सामने संगमरमर की सीढ़ियां बनी हुई थी। उन्हीं सीढ़ियों पर प्रतापगढ़ नरेश भद्रसेन की पुत्री रत्नमंजरी अपनी सहेलियों के साथ घाट की सीढ़ियों से उतर रही थी। रंग बिरंगे चमकीले परिधानों से सजी, हंसी खिलखिलाती सखियों से घिरी हुई राजकुमारी रत्नमंजरी का सौंदर्य अद्भुत था। मोतियों के बीच हीरे जैसी चमक रही थी। अंगरक्षक भाला लिए मेड़ पर खड़े थे। सरोवर के दूसरे छोर पर झाड़ियों के पीछे से वीर सिंह और जय सिंह इस दृश्य को देख रहे थे। सहेलियों के साथ राजकुमारी ने सरोवर में उतरकर डुबकी लगाई, पर आश्चर्य, वह पानी से बाहर ही नहीं आई। सहेलियों ने पानी में डुबकी लगा लगा कर खोजना खंगालना शुरू कर दिया। फिर सब ने डर और चिंता के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। सिपाहियों में अफरा तफरी मच गई। सब लोग चिल्ला रहे थे। सखी सहेलियां जब खोज खोज कर थक गईं, तब सिपाही राजमहल की ओर भागे महाराज को सूचना देने के लिए। राजा भद्रसेन सैनिकों और सेनापतियों के साथ घोड़े पर दौड़ते हुए आ गए। एक साथ कई नाव उतारे गए। सरोवर में जाल डालकर पूरे सरोवर का जल खंगाला गया, पर राजकुमारी का कहीं पता नहीं चला। सुबह से दोपहर तक प्रयास चलता रहा, पर राजकुमारी के वस्त्र आभूषणों का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। अंत में सब तरफ से निराश होकर राजा ने समस्त प्रजा के बीच घोषणा कर दी, जो भी व्यक्ति राजकुमारी का पता लगाएगा, अगर वो जीवित मिल गई तो मैं उस वीर पुरुष के साथ उसका विवाह कर दूंगा और साथ ही साथ आधा राज्य भी उसे इनाम में दिया जाएगा। भीड़ छटने लगी। लोग अपने दैनिक कार्य में व्यस्त हो गए, पर सबको राजकुमारी के इस तरह गायब हो जाने पर गहरी चिंता थी। वीर सिंह और जय सिंह इस दृश्य को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। जहां राजकुमार वीर सिंह साहसी, बलवान और बुद्धिमान था, वहीं मंत्री पुत्र जय सिंह डरपोक और निराशावादी था। राजकुमार वीर सिंह उसी दिन शाम को राज दरबार में उपस्थित हुआ और महाराज को प्रणाम करके बोला, महाराज, मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी राजकुमारी का पता लगाऊंगा। मुझे विश्वास है राजकुमारी जरूर मिलेंगी और जीवित मिलेंगी, क्योंकि मृत्यु हुई होती तो सरोवर में उनका देह जरूर मिल जाता। मुझे लगता है इस घटना के पीछे अवश्य ही किसी बुरी शक्ति का हाथ है।
वीर सिंह के आत्मविश्वास और साहस से राजा को थोड़ी उम्मीद की किरण दिखाई दी। हे युवक, तुम्हारा आत्मविश्वास और साहस प्रशंसनीय है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। मेरी प्राण प्रिय पुत्री को तुम अवश्य खोज निकालोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और दूसरे ही दिन वीर सिंह और जय सिंह राजकुमारी की तलाश में निकल पड़े। दोनों के घोड़े जंगली मार्ग पर दौड़े जा रहे थे। जय सिंह को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सरोवर में गायब हो जाने वाली राजकुमारी जंगल में कैसे मिल जाएगी। निर्जन वन में एक कुटिया थी। कुटिया में एक तपस्वी तपस्या में बैठे हुए थे। दोनों ने कुटिया से थोड़ी दूर घोड़ों को पेड़ से बांध दिया और कुटिया के सामने दंडवत लेट गए। फिर घुटनों के बल बैठकर साधु से प्रार्थना करने लगे। सुबह से शाम हो गई पर साधु ने आंख नहीं खोली, लेकिन वीर सिंह ने हार नहीं मानी। फिर अचानक साधु ने कहा, मेरे सामने से हट जाओ, मेरे पीछे आकर खड़े हो जाओ। तुरंत दोनों राजकुमार उठे और साधु के पीछे खड़े हो गए। साधु ने जैसे ही आंखें खोली, आंखों से तेज किरणें निकली और सामने पड़े सूखे पत्तों में आग लग गई। साधु ने पुनः कहा, अब सामने आ जाओ। दोनों राजकुमार साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। साधु ने कहा, तुम्हारी करुण प्रार्थना ने मेरी तपस्या भंग कर दी है, लेकिन तुम जिस समस्या का समाधान चाहते हो उसका समाधान अत्यंत कठिन है, लगभग असंभव। एक भयंकर तांत्रिक ने राजकुमारी रत्नमंजरी का अपहरण कर लिया है। वो उससे विवाह करना चाहता है, किंतु राजकुमारी ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना तांत्रिक को ठुकरा दिया है। तांत्रिक ने उसे भूखा प्यासा रखकर विवश करने का प्रयास जारी रखा है। उसके पास 1000 हाथियों का दल है जो उसके इशारों पर नाचते हैं। राजकुमारी को उसने उन्हीं हाथियों के बीच कैद कर रखा है ताकि राजकुमारी किसी भी कीमत पर वहां से भाग न सके, न कोई उसकी मदद करने वहां पहुंच सके। वीर सिंह ने कहा, बाबा, मैं प्राणों की बाजी लगाकर भी राजकुमारी को बचाने का प्रयास करूंगा। चाहे इस प्रयास में मैं मारा ही क्यों न जाऊं, पर खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा। हाथियों के झुंड के अलावा और क्या समस्या है उसे भी बताने की कृपा करें। साधु ने कहा, तांत्रिक अत्यंत शक्तिशाली है। उसे तुम्हारी भनक भी लग गई तो वो तुम्हें जलाकर भस्म करने की शक्ति रखता है। दूसरी बात, वहां पहुंचना भी असंभव है। वहां तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और उस रास्ते में उसने 3 पहरेदार और लगा रखे हैं। सबसे पहले तुम्हें एक बहुत विशाल सांप मिलेगा। वो इतना जहरीला है कि तुम उसके फुफकार से ही मर जाओगे। दूसरा, एक खूंखार शेर मिलेगा जो अत्यंत शक्तिशाली है। और तीसरा, एक मांस भक्षी राक्षस है जो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। वीर सिंह ने कहा, बाबा जी, सिर पर कफन बांधकर निकल पड़ा हूं तो परिणाम के बारे में क्या सोचना, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं तुम्हारे अदम्य साहस की प्रशंसा करता हूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे आत्मरक्षा के लिए मैं 3 चमत्कारी वस्तु दे रहा हूं। साधु ने 3 छोटी छोटी डिबिया वीर सिंह को देते हुए कहा, पहली डिबिया में एक कांटा है। जरूरत पड़ने पर इसका ढक्कन खोलकर पीछे फेंक देना। तुम्हारे पीछे कांटों का घनघोर जंगल बन जाएगा। किसी के लिए भी इस जंगल को पार करना असंभव होगा। दूसरी डिबिया में आग की छोटी सी चिंगारी है। इसका ढक्कन खोलकर पीछे फेंक दोगे तो अंगारों का पहाड़ बन जाएगा। तीसरी डिबिया में पानी है। जैसे ही इसे अपने पीछे फेंकोगे, इससे एक नदी बन जाएगी। इन वस्तुओं में मेरी तपस्या की शक्ति है। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। एक बात का ध्यान रखना, रास्ता अत्यंत दुर्गम और पथरीला है। घोड़े यहीं छोड़कर पैदल जाना होगा। अब जाओ और विजयी होकर लौटो। वीर सिंह ने साधु को प्रणाम किया और मंत्री पुत्र के साथ पैदल ही चल पड़ा। वीर सिंह ने रास्ते में चलते चलते एक कसाई से मांस का एक टुकड़ा, एक चरवाहे से एक बकरी और एक तालाब से एक मेंढक उठा लिया था। दोनों चलते चलते
घनघोर जंगल में पहुंच चुके थे। रास्ता बेहद संकरा और दुर्गम था। संकरे मार्ग के दोनों ओर सीधे खड़े हुए पहाड़ थे। आगे आगे वीर सिंह और पीछे पीछे मंत्री पुत्र दोनों पथरीले पथ पर काफी संभल संभल कर चल रहे थे। अपने बिल में सो रहे विशालकाय जहरीले सांप को भनक लगी और वह बिल से बाहर आ गया। रास्ता रोककर फन फैलाकर फुफकारने लगा। वीर सिंह ने गठरी में बंधा हुआ मेंढक खोलकर सांप के सामने फेंक दिया। सांप जैसे ही मेंढक को खाने के लिए झुका, वीर सिंह ने उसके फन पर तलवार चला दी। सांप एक ही वार में वहीं पर ढेर हो गया। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर एक खूंखार शेर जबड़ा फाड़कर गुर्राने लगा। तभी वीर सिंह ने मांस का एक टुकड़ा शेर के सामने फेंक दिया। शेर जैसे ही मांस के टुकड़े को खाने के लिए झुका, वीर सिंह ने उसके गर्दन पर तलवार चला दी और वह शेर एक ही बार में वहीं पर ढेर हो गया। फिर थोड़े आगे बढ़ने पर वह राक्षस मिला। वीर सिंह ने उसके सामने वह बकरी छोड़ दी। राक्षस जैसे ही बकरी को पकड़ने के लिए झुका, वीर सिंह ने राक्षस के गर्दन पर तलवार चला दी और वह राक्षस एक ही बार में जमीन पर ढेर हो गया। मीलों का सफर तय करने के बाद पहाड़ी मार्ग समाप्त हुआ। उसके बाद एक लंबा चौड़ा पठार मिला। उसी पठार में सामने एक विशालकाय बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के नीचे हजारों हाथी सुस्ता रहे थे। उन हाथियों को देखकर दोनों राजकुमार पास के एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए और हाथियों की गतिविधियों को ध्यान से देखने लगे। उस हाथियों के झुंड के बीचों बीच एक बड़ा हाथी बैठा था। उस बड़े हाथी के पीठ पर वह राजकुमार बैठी हुई थी। शायद यही हाथियों का दल नायक था। इसी बीच वह दल नायक हाथी चिंगाड़ उठा और सभी हाथी अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। वह जिधर चलने लगा, उसके पीछे पीछे बाकी हाथी भी चलने लगे। राजकुमारी अभी भी उस हाथी के पीठ पर बैठी हुई थी। हाथियों का दल जंगल की ओर चला जा रहा था। जब हाथियों का दल बहुत दूर चला गया, तब वीर सिंह और जय सिंह सावधानी से छिपते छिपाते हुए बरगद के पेड़ के पास चले गए। वीर सिंह समझ गया था कि यही स्थान उन हाथियों का मुख्य निवास स्थान है। दोनों उसी बरगद के पेड़ पर चढ़ गए और हाथियों के वापस आने का इंतजार करने लगे। वीर सिंह को एक ही बात की चिंता थी कि वह बेनाम तांत्रिक न जाने इस समय कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। एक एक सेकंड एक एक युग की तरह बीत रहा था। जब सूर्यास्त का समय हुआ तो हाथियों का दल वापस आता दिखाई दिया। दोनों राजकुमार सतर्क हो गए। मुख्य हाथी बीच में खड़ा हुआ था और बाकी हाथी उसे घेर कर चारों ओर खड़े हुए थे। जब दल नायक बैठ गया, तब बाकी हाथी भी बैठ गए। राजकुमारी अभी भी उस हाथी की पीठ पर बैठी हुई थी। उसने भागने का कई बार प्रयास किया था, पर सफल नहीं हो पाई थी। हाथियों से तेज दौड़ पाना उसके निर्बल शरीर के बस की बात नहीं थी। जब हाथी ऊँघने लगे, तब वीर सिंह ने कागज में कुछ लिखा और धागे की मदद से राजकुमारी के ऊपर लटका दिया। धागे में लिपटे कागज को देखकर राजकुमारी रत्नमंजरी सहम गई। उसने ऊपर देखा तो दो युवक पत्तों के झुरमुट में डाली पर बैठे उसी की ओर देख रहे थे। राजकुमारी को घनघोर आश्चर्य हुआ। उसने पत्र खोलकर पढ़ा। पत्र में लिखा था, हम आपको ले जाने के लिए आए हैं। आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। जब सब हाथी गहरी नींद में सो जाएं, तब आप दबे पांव दम साधे हाथी के पीठ से उतरकर झुंड से बाहर आई। राजकुमारी रो पड़ी। उसे अब जीवन रक्षा की आशा दिखाई देने लगी थी। जब सब हाथी गहरी नींद में सोने लगे,
तब दोनों युवक बड़ी सावधानी से दम साधे पेड़ से उतरकर झुंड से बाहर जाकर राजकुमारी की प्रतीक्षा करने लगे। राजकुमारी ने बेहद ही सावधानी से एक पैर जमीन पर रखा। जब हाथी की ओर से अस्वस्थ हो गई तब दूसरा पैर उतारा। फिर धीरे धीरे बेहद ही सावधानी से हाथी से अलग हुई। उसे अपनी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि हाथी उसको सिर्फ कैद कर सकते थे, उसे हानि नहीं पहुंचा सकते। लेकिन दोनों युवकों के बारे में हाथियों को पता चला तो बात ही बात पर दोनों को पटक पटक कर मार डालेंगे। अब वह सोए हुए हाथियों के बीच में रास्ता बनाते हुए झुंड के बाहर आ गई। हाथियों का दल बेसुध सो रहा था। वीर सिंह ने राजकुमारी को खाने के लिए कुछ फल दिया। और तीनों धीरे धीरे चुपचाप कदम बढ़ाते हुए दल से दूर जाने लगे। जब लगा दौड़ने से पैरों की आवाज हाथियों तक नहीं जा सकती, तब तीनों ने दौड़ना शुरू किया। क्योंकि हाथियों को भनक लग गई तो बात ही बात में तीनों को पकड़ सकते थे। वे रात भर भागते रहे, जंगल का संकरा रास्ता जैसे तैसे पार कर लिया। जब मैदानी क्षेत्र में पहुंचे तब सवेरा होने लगा था। तीनों थक कर चूर हो गए थे। पसीने से लथपथ, सांस धोंकनी की तरह चल रही थी। सांसों को नियंत्रित करने के लिए तीनों सुस्ताने लगे, पर खतरा अभी भी टला नहीं था। 4-5 मील का जंगली रास्ता हाथियों के लिए कुछ भी नहीं था। अभी 2 घड़ी भी नहीं हुआ था कि दूर हाथियों के चिंगाड़ने की आवाज सुनाई देने लगी। यह मौत की आवाज थी जो पल पल पास आ रही थी। वीर सिंह ने राजकुमारी का हाथ पकड़ा और तीनों ने फिर दौड़ना शुरू किया। हालांकि राजकुमारी पूरी तरह थक चुकी थी, पर नवजीवन की आशा ने पैरों को गतिशील किया हुआ था। अभी एक फलांग ही भागे हुए थे कि हाथियों का दल दिखाई देने लगा। सब के सब गुस्से में चिंगाड़ रहे थे। थकी हुई राजकुमारी के कारण तेज दौड़ना संभव भी नहीं था। राजकुमारी निराश हो चुकी थी। दोनों युवकों की मृत्यु निश्चित लग रही थी। राजकुमारी ने कहा, भागना निरर्थक है। मुझे छोड़कर तुम लोग दौड़ने का प्रयास करो, शायद सफल हो जाओ। राजकुमारी, आप हिम्मत न हारें, मेरे पास इनसे निपटने का भी उपाय है। जब हाथियों का दल निकट आया तब उसने साधु की दी हुई एक डिबिया खोली जिसमें छोटा सा कांटा था। वीर सिंह ने वह कांटा भागते हुए अपने पीछे फेंक दिया और चमत्कार हो गया। पल भर में कांटों का घनघोर जंगल तैयार हो गया। हाथियों का दल अचानक अपने सामने कांटों का जंगल देखकर रुक गया। दल नायक ने एक बड़ा सा डंडा सूंड में लपेटकर हाथियों को मारना शुरू कर दिया। हाथियों ने आंखें बंद की और कांटों के जंगल में घुसना प्रारंभ किया। हाथियों की मोटी चमड़ी कांटों के खरों से लहूलुहान हो रहा था, पर दल नायक ने कांटों का जंगल पार कर लिया। जब हाथियों का दल निकट आया तब वीर सिंह ने दूसरी डिबिया का ढक्कन खोला और अपने पीछे उछाल दिया, जिसमें छोटी सी चिंगारी थी। चिंगारी के जमीन पर गिरते ही लाल लाल दहकते अंगारों का जंगल बन गया। हाथी पीछे हटने लगे, पर दल नायक ने डंडा मारना शुरू किया तो हाथियों ने जल मरने का डर छोड़कर अग्नि पर्वत को रौंदना शुरू कर दिया और उसे भी पार कर लिया। अब वीर सिंह ने तीसरी डिबिया खोली और पीछे उछाला और वहां बड़ी सी नदी बहने लगी। हाथी फिर पीछे हटने लगे, पर जब हाथियों को मार पड़ी तो सब नदी में कूद गए, पर तेज बहाव में उनके जले हुए पांव टिक न सके और सारे हाथी नदी में बह गए।
अब तीनों ने राहत की सांस ली। शाम होते होते साधु बाबा की कुटिया तक पहुंचे। साधु बाबा ने तीनों को आशीर्वाद दिया, वीर सिंह के साहस की प्रशंसा की, खाने के लिए फल और पीने के लिए जल दिया। साधु की कुटिया में तीनों ने रात्रि विश्राम किया। प्रातः जब दोनों युवक उठे तो चलने की तैयारी करने लगे। वीर सिंह राजकुमारी को उठाने गए क्योंकि वह कुटिया के दूसरे हिस्से में सो रही थी। पर राजकुमारी को कुटिया में न पाकर वीर सिंह परेशान हो गए। पहले तो समझा कि आसपास कहीं गई होगी, फिर परेशान होकर जब आसपास खोजने लगे, आवाज लगाने लगे तो साधु का ध्यान भंग हो गया। साधु ने राजकुमार को अपने पास बुलाया और कहा, वत्स, राजकुमारी का फिर से अपहरण हो गया है और इस कृत्य को किया है एक राक्षस ने। वो धरती के भीतर गहराई में अलग लोक बनाकर रहता है। मुझे दुख है कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। बाबा, उस राक्षस तक पहुंचने का मार्ग क्या है? राक्षस तक पहुंच भी जाओगे तो करोगे क्या? वो राक्षस अत्यंत शक्तिशाली है, उसे युद्ध में पराजित करना असंभव है। पर बाबा, शरीर में जब तक प्राण है मैं प्रयास करना नहीं छोड़ सकता। तब ठीक है, चलो मैं वहां का रास्ता दिखा देता हूं। फिर साधु दोनों युवकों को सुरंग वाले मार्ग के पास लेकर गए। एक स्थान पर हाथ से संकेत किया और वहां एक गहरा गड्ढा सा बन गया। साधु ने कहा, उसके लोक तक जाने का यही मार्ग है और हजारों फुट गहरा है। मैं इस गड्ढे में अपनी तप शक्ति से एक रस्सी लटका देता हूं। इसके सहारे नीचे उतर जाओ। जब ऊपर आना चाहोगे तो रस्सी को पकड़ लेना। ये रस्सी अपने आप ऊपर खींच कर ले आएगी, किंतु ध्यान रहे सब एक साथ पकड़ना। जो छूट गए तो यहीं फंसे रह जाओगे। फिर दोनों युवक रस्सी पकड़कर नीचे उतरे। नीचे का दृश्य अद्भुत था। बड़े बड़े महल, बाग बगीचे, गलियां और सड़कें थीं। एक महल में सैकड़ों की संख्या में सुंदर कन्याएं कैद थीं। उनमें से एक थी राजकुमारी रत्नमंजरी, जो बहुत रो रही थी और उदास बैठी हुई थी। जय सिंह और वीर सिंह जैसे ही वहां पहुंचे, पहरेदारों ने उन पर भाला तान दिया। उसी समय वहां भयंकर राक्षस भी आ गया। क्रोध में फुफकारते हुए राक्षस ने कहा, इतना साहस कि मेरे लोक तक चले आए, मरने के लिए तैयार हो जाओ। राक्षस जैसे ही वीर सिंह को पकड़ने के लिए दौड़ा, दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। वीर सिंह ने फुर्ती से तलवार निकाल ली और उसके दोनों हाथों पर चला दिया। राक्षस पीड़ा के मारे चीख पड़ा और मुंह फाड़कर वीर सिंह पर झपट पड़ा। वीर सिंह ने तलवार के नोक से उसकी आंखें फोड़ दी। वीर सिंह ने जय सिंह को इशारा करते हुए कहा, तुम राजकुमारी को यहां से लेकर निकल जाओ। जय सिंह राजकुमारी को लेकर निकल पड़ा। राक्षस पागलों की तरह चीख रहा था। राक्षस के सभी पहरेदारों ने वीर सिंह पर आक्रमण कर दिया, पर वीर सिंह के वीरता के सामने टिक नहीं पाए। आधे घायल हो गए और आधे भाग गए। इधर जय सिंह चमत्कारी रस्सी के सहारे राजकुमारी को लेकर ऊपर आ गया। अब उसकी नीयत खराब हो चुकी थी। राजकुमारी रोकती रही कि वीर सिंह की प्रतीक्षा करे, पर जय सिंह ने चतुराई से
राजकुमारी को चुप कर दिया और बोला, राजकुमारी, परिस्थिति की गंभीरता को समझने का प्रयास करें। राक्षस के मारे जाने पर समस्या का समाधान नहीं हुआ, बल्कि समस्या और विकराल हो गई है। इस घटना के बाद उस राक्षस के सारे कुटुंबी वहां पर आ गए होंगे। मेरे प्रिय मित्र का जीवित रह पाना अब असंभव है। हमें तुरंत प्रतापगढ़ की ओर चलना चाहिए, नहीं तो वे राक्षस हमें ढूंढते हुए धरती के बाहर आ जाएंगे। राजकुमारी कुछ न कह सकी। बिना साधु को बताए जय सिंह राजकुमारी को घोड़े पर बिठाकर राजा भद्रसेन के पास चला गया। अपनी पुत्री को जीवित पाकर राजा की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। राजा ने जय सिंह का भव्य स्वागत किया। पूरे नगर को सजाया गया। पूरा नगर आनंद उत्सव में झूम रहा था। जय सिंह ने वीर सिंह की मृत्यु की झूठी खबर सुना दी। प्रसन्नता के आवेश में राजा को अपनी पुत्री का दर्द दिखाई नहीं दिया और उन्होंने जय सिंह और रत्नमंजरी के विवाह की घोषणा कर दी। विवाह की सारी तैयारी हो गई। जय सिंह ने राजा से कहा, महाराज, भेद बदलकर कोई मायावी शक्ति इस विवाह में विघ्न डाल सकती है, अतः कड़ा पहरा लगा दिया जाए, कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ न घुस पाए। राजा ने वैसा ही किया। विवाह की सारी तैयारियां हो गई थी और वैवाहिक कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। इधर राजकुमार वीर सिंह पाताल लोक में फंस कर रह गया। कैद की हुई सारी राजकुमारियां आजाद तो हो चुकी थीं, पर बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं था। तभी वीर सिंह ने साधु महात्मा का ध्यान किया। हे महात्मा, मेरे साथी के दगाबाजी के कारण हम यहाँ पाताल लोक में फंस गए हैं, कृपया हमारी सहायता करें। महात्मा जी को पता चल गया। उन्होंने उसी सुरंग में रस्सी लटकाई और राजकुमार सहित सारी राजकुमारियां बाहर आ गईं। वीर सिंह ने पुनः साधु को प्रणाम किया। बाबा, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपने एक बार फिर मेरी सहायता की, अब मुझे जाने की आज्ञा दें। और घोड़े पर बैठकर प्रतापगढ़ की ओर निकल गया। प्रतापगढ़ पहुंचने पर सिपाहियों ने वीर सिंह को रोक लिया और विवाह मंडप में प्रवेश नहीं करने दिया। बहुत ज़्यादा अनुनय विनय करने पर सिपाहियों ने राजा को सूचना दी। राजा वहां तुरंत आए और वीर सिंह को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तभी वीर सिंह ने राजा को सारी सच्चाई बता दी। राजा ने वैवाहिक कार्यक्रम को तुरंत रुकवा दिया। जय सिंह को धोखेबाजी के लिए मृत्यु दंड की सजा सुना दी, लेकिन वीर सिंह ने राजा से क्षमा दान करने का अनुरोध किया कि मृत्यु दंड न देकर कोई और सजा दे दें, और जय सिंह को कारागार में डाल दिया गया। राजा भद्रसेन ने विजयनगर नरेश विक्रम सिंह को सूचना दी एवं विवाह का निमंत्रण दिया। राजा विक्रम सिंह के प्रसन्नता का पारावार नहीं था और शानदार बारात सजाकर प्रतापगढ़ पहुंच गए। फिर दोनों राजाओं की उपस्थिति में राजकुमार वीर सिंह और रत्नमंजरी का विवाह बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। रत्नमंजरी वीर सिंह को पाकर स्वयं को धन्य महसूस कर रही थी।